हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 19 में हमने जो टेंशन मेंबर पे जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल हो सकते थे, जैसे चेन रिवेटिंग पे, जिगजैग रिवेटिंग पे, एंगल सेक्शन पे। एंगल सेक्शन आपका सेम भी हो सकता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर की। अगर कोई मेंबर दे दिया गया हो, मतलब किसी मेंबर के बारे में ना दिया गया हो, कोई भी एंगल सेक्शन ना दिया गया और न्यूमेरिकल में आपको ये बोल दिया गया हो कि इस सेक्शन को डिजाइन करना है, तो इसको आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, तो वो चीज आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन स्टेप। सबसे पहला हमारा जो होगा वो डिजाइन स्टेप की क्या क्या डिजाइन स्टेप्स हैं। डिजाइन स्टेप्स, अगर हम डिजाइन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसमें नेट इफेक्टिव एरिया फाइंड करना। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया, अगर हम बात करते हैं नेट इफेक्टिव एरिया की, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं। नेट इफेक्टिव एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा लोड होगा उसको डिवाइड कर देंगे परमिसिबल स्ट्रेस से। ठीक है, तो लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा स्टेप 1 रहा। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ए नेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, ए नेट ज्ञात हो जाएगा। नेट इफेक्टिव एरिया मतलब ए नेट हमारा क्या होगा, ए नेट इसके बाद फाइंड हो जाएगा। जब ए नेट हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ग्रॉस एरिया। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ग्रास एरिया। इसको ए ग्रास बोलते हैं, इसको ए ग्रास बोलते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन होता है। ये कितना होता है, 40 to 50% ऑफ, 40 to 50% ऑफ ए नेट, 40 to 50% ऑफ ए नेट। ये कब किस केस में होता है, ये रिवेटिंग के केस में होता है, ये रिवेटिंग के केस में होता है। ये रिवेटिंग के केस में होता है। और 20 से 30% किसके केस में लेते हैं, वेल्डिंग के केस में। ये किसके केस में होता है, ये वेल्डिंग के केस में होता है। ठीक है, ये वेल्डिंग के केस में होता है। जब जैसे ही हमको ग्रास एरिया पता हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इस ग्रास एरिया के अनुसार हम क्या करेंगे, एंगल सेक्शन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, चूज एंगल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 था, जो हमारा स्टेप 3 होगा। चूज एंगल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से हम क्या करेंगे, ये चूज करेंगे। स्टील टेबल आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको बिग बुक के पीछे मिल जाएगा, ये आपको बुक के बैक साइड में मिल जाएगा। बुक के बैक साइड में आपको स्टील टेबल मिल जाएगा। आप ऐसे भी स्टील टेबल गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, आपको स्टील टेबल मिल जाएगा। जैसे स्टील टेबल आपको मिल जाएगा, स्टेप 4 में क्या करना होगा, नंबर ऑफ रिवेट फाइंड करना होगा। स्टेप 4 क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका स्ट्रेंथ आएगा उसका रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। स्ट्रेंथ यानी कि P डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू RV। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम पिच फाइंड करेंगे। इसको ज्ञात करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, पिच फाइंड करेंगे। स्टेप 5 में क्या हम फाइंड करेंगे, पिच। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, पिच। चेक फॉर पिच या फिर फाइंड द पिच। पिच फाइंड करेंगे किससे, 2.5 into 5 मिनिमम पिच। ठीक है, मिनिमम पिच हम इससे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये स्टेप्स आप लोग नोट कर दीजिए। इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, किस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व वगैरह करेंगे। ठीक है ना, वो देखते हैं।
ठीक है, आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। ठीक, न्यूमेरिकल आपका बोल रहा है 98 किलो न्यूटन तनन बल सहन करने वाले एक असमभुजीय कोणीय खंड का चयन कीजिए। आगे बोला है 18 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों का प्रयोग करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या ज्ञात करिए तथा चित्र द्वारा दिखाइए। गसेट प्लेट की मोटाई 100 मिलीमीटर मानिए। अनुमेय प्रतिबल सिग्मा टी बराबर 150, सिग्मा एस बराबर 90 और सिग्मा बी बराबर 270। ये तीन चीज की वैल्यू क्या दे रखा है, तीन चीज की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। क्लियर। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला कि 98 किलो न्यूटन सहन करने वाले बल, ठीक है। लोड कितना दे रखा है, 98 किलो न्यूटन। लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 98 किलो न्यूटन। आगे क्या बोला है कि एक अनइक्वल एंगल सेक्शन चूज करना है। क्या चूज करना है, अनइक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन हमको क्या करना है, अनइक्वल एंगल सेक्शन हमको चूज करना है। ये हमको न्यूमेरिकल में चूज करना पड़ेगा। कहाँ से, स्टील टेबल में यूज करेंगे या फिर जो भी हम आपको बता देते हैं, जो बुक है बुक के पीछे स्टील टेबल दिया रहता है। और बोला 18 मिलीमीटर व्यास का प्रयोग करना है, 18 मिलीमीटर व्यास का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 18 मिलीमीटर व्यास का हम प्रयोग कर लेंगे। अगर हम डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19.5 मिलीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड करने हैं, बोला है नंबर ऑफ रिवेट्स को फाइंड करने हैं। चलिए इसको भी हम फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स को भी हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। और आगे बोला है कि गसेट प्लेट की मोटाई 100 मिलीमीटर मानिए। गसेट प्लेट की मोटाई थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट 100 मिलीमीटर। और तीन आपको वैल्यू दे दिया, सिग्मा टी की वैल्यू 150, सिग्मा एस की वैल्यू और सिग्मा बी की वैल्यू। सिग्मा एस की वैल्यू दे रखा है आपका 90 और 270। ये क्या दे रखा है, इतनी वैल्यू दे रखी है। अब इसको क्या करना है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमको ए नेट फाइंड करना होगा। ए नेट फाइंड करने के लिए क्या देना है, जो लोड दिया गया लोड को परमिसिबल स्ट्रेस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 1 में क्या हमको फाइंड करना है, हमको ए नेट फाइंड करना है। ए नेट के लिए लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए तीन तरीके का परमिसिबल स्ट्रेस है। तो जो ए नेट हम ज्ञात करेंगे वो हम ए नेट प्लेट का ज्ञात करेंगे। जो हमारी प्लेट है जहाँ पे रिवेट कटा होगा उसका ए नेट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या सी वैल्यू लेंगे, लोड को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। और जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, वो 150 हो जाएगा, वो 150 हो जाएगा। तो यहाँ से ए नेट की वैल्यू कुछ हमारी आ जाएगी 653.33, 653.33 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे ए नेट हमारा फाइंड हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम स्टील टेबल ओपन करेंगे और स्टील टेबल से हम सेक्शन चूज करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम स्टील टेबल चूज, क्या चूज करना है, अनइक्वल एंगल सेक्शन। चूज अनइक्वल एंगल सेक्शन अकॉर्डिंग टू ए नेट।
जो आपका ए नेट दिया है, इस ए नेट के अनुसार हम क्या करेंगे, एंगल सेक्शन को हम चूज करेंगे। तो इसको आप चूज कैसे करेंगे, जब भी हम चूज करेंगे, अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चलिए ए ग्राफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, स्टेप 2 में ए ग्राफ निकाल लेते हैं। रुकिए, इसको रुक जाइए, पहले हम ए ग्राफ निकाल लेते हैं। ये तो आया भी नहीं, सी ए ग्राफ निकाल लेते हैं। ए ग्राफ हम कितना लेते हैं, ए ग्राफ हम कितना लेते हैं, ए ग्राफ की वैल्यू होती है, हमने आपको क्या बोला था ए ग्राफ पे, एक सेकंड, हाँ 40 से 50% किसका लेते हैं, ए नेट का लेते हैं। ए नेट का कितना कर लेते हैं, 40 से 50% लेते हैं। या तो आप इसको नॉर्मली इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका नॉर्मली फार्मूला होता है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई ए नेट, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 50% के करीब हम ले रहे हैं, ये जितना भी है उसको हम क्या ले रहे हैं, 1.5 पर इसको 50% ले रहे हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाइड बाई 653.33, ये 50% ही है। 50% मतलब जितना वैल्यू है उसमें हम 0.5 का और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हम ले रहे हैं, इसका 50% ले रहे हैं, तो इसकी आंसर आ जाएगी लगभग 978 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, चूज अनइक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन चूज करेंगे। और ये अनइक्वल एंगल सेक्शन हम इसके अनुसार से चूज करेंगे कि एजी का वैल्यू 978 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बुक ले लेना है, और बुक के पीछे क्या स्टील टेबल दिया है। ठीक है, ये आपकी बुक गई, बुक के पीछे आपकी क्या दी रहती है, स्टील टेबल दी रहती है। एक सेकंड की मैं स्टील टेबल देख लेता हूँ। इस वाली बुक में तो नहीं दिया है, ठीक है, छोटी वाली बुक में देते हैं, छोटी वाली बुक में। ठीक है, इसमें स्टील टेबल है, हमको अनइक्वल सेक्शन चूज करना है। हमको क्या चूज करना है, अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो आप अपने बुक के पीछे जाएंगे, स्टील टेबल को ओपन करेंगे। स्टील टेबल को जैसे यूज करेंगे, स्टील टेबल को जैसे यूज करेंगे आपको रोड मिल जाएगा, रोड स्टील इक्वल सेक्शन। तो इक्वल से हमको मतलब नहीं, हमको अनइक्वल सेक्शन लेना है, हमको अनइक्वल सेक्शन लेना है। अनइक्वल सेक्शन में आपको क्या देखना है कि एजी की वैल्यू कितनी है, अनइक्वल सेक्शन में देखना है एजी की वैल्यू 978। एजी यहाँ पे दे दिया, ये क्या है, ये आपका ग्रॉस एरिया दे रखा है। तो ग्रॉस एरिया कितना है, 978। 978 देखिए आपका कहाँ पे आ रहा है, 978 लगभग 978 आप देखते जाइए कहाँ पे आ रहा है, 978। और क्या हमको देखना है, ठीक है, और कुछ तो चूज नहीं करना, 978 चूज करना। तो देखिए 978 किसे चूज करेंगे, ये आपका 1052 आ रहा है, 858 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जाएगा, 978 है ना, तो इसी के क्या है, इसी के करीब है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसी के क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए। तो आप देखिए 978 के करीब, देखिए 978 के करीब, एक सेकंड मैंने वैल्यू गलत लिखी है, 980 आया है। ये आपका कितना आया है, ये आपका 980 आया है, ये आपका 980 आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको 980 के करीब चूज करना है। तो 980 के करीब आप चूज करिए, देखिए कहाँ पे 858 आ रहा है, 1052 आ रहा है, ये आपका 938 आ रहा है, 978। फिर 978 किस पे आ रहा है, जब आप IS से 80x50 ले रहे हैं, IS से 80x50 ले रहे हैं, और इसके बगल में क्या दे रखा है, इसके बगल में 5, 6, 8 और 10, ये आपका क्या दे रखा है, थिकनेस दे रखा है। तो IS से 80x50x8 पे देखेंगे तो ये 978 वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन सब दिया है। तो अगर हम चूज करते हैं एंगल सेक्शन IS से 80x50x8 मिलीमीटर, इसको चूज करते हैं। जैसे इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा एजी का वैल्यू कितना आ रहा है, एजी का वैल्यू 978 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। ये देखिए 978 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, यहाँ से देखिए 978 आ रहा है 8 पे। ठीक है ना,
तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा एजी का वैल्यू निकल गया। जैसे ही एजी का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से हमको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें यहाँ से पता हो जाएंगी। L1 है, L2 है और ये कितना, ये T है, हमको यहाँ से पता हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको गसेट प्लेट से इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको हम क्या कर देंगे, गसेट प्लेट से जोड़ देंगे, फिर और नंबर ऑफ रेबिट वगैरह हम बाद में इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ रेबिट वगैरह क्या करना है, हमको बाद में फाइंड करना है, न्यूमेरिकल बाद में बनाना है, डायग्राम बाद में बनाना है, उसमें अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, वो सब सारी बाद की चीजें हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट के लिए हमको क्या करना है, जैसे ये वाली वैल्यू निकल गई है तो हमको आगे की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। आगे की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जैसे ही हमारा मिल जाएगा तो यहाँ पे L1 कितना हो गया, L1 यहाँ पे कितना हो गया है आपका 80, L2 50, T ये 3 चीज दे रखा है। इसमें एक चीज का जिक्र और नहीं किया है कि ये टैकिंग है कि नहीं टैकिंग है। तो जो के का फार्मूला होता है नॉर्मली हम के का वही वाला फार्मूला लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पे A1 निकालते हैं तो A1 आपका क्या हो जाता है, L1 माइनस T/2 माइनस B मल्टीप्लाइड बाई T। L1 की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस 8/2 माइनस D की वैल्यू आपकी 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी L2 माइनस T/2 इंटू T। यहाँ से आपको क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू लेते हैं, A1 A2 की वैल्यू देख लेते हैं। A1 की वैल्यू आई है 452, A2 की वैल्यू आ रही है 368 मिलीमीटर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, 3 A1/3 A1 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 452/3 मल्टीप्लाइड बाई 452 प्लस 368। यहाँ से के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.786। जैसे के की वैल्यू आ गई हमको क्या फाइंड हो जाएगा, हमको ए नेट फाइंड हो जाएगा। ए नेट कैसे निकलता है, A1 प्लस A2 इंटू के। A1 की वैल्यू है 452 प्लस A2 की वैल्यू है 368 मल्टीप्लाइड बाई 0.786। ठीक, यहाँ से ए नेट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है, ए नेट की वैल्यू आ रही है 741.44 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ए नेट की वैल्यू यहाँ पे 741 आई है और हमारा कितना है 653 है। तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 653.33। ठीक है, हेंस सेफ मतलब ये क्या है, ये हमारी सेफ वैल्यू है। जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू ज्यादा आ रही है गिवन वैल्यू से। जो गिवन वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अगर ये नहीं आता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, ये ग्रॉस एरिया में चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे ही वाली वैल्यू आ जाएगी हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये वाली वैल्यू आते ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस या ए नेट इंटू स्ट्रेस। ए नेट की वैल्यू कितनी है, ए नेट की वैल्यू हमारी आई है 741.44। स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू लेंगे, 150। ठीक है ना। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे ये वाली लेते हैं, डिजाइन में हमेशा याद रखिएगा ये वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है पी की वैल्यू, वो पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रही है 111.21 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, 111.21 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी तो उसके बाद हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रिवर्स फाइंड करना है।
इसके बाद क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ तक वैल्यू हो गया था, चूज एंगल सेक्शन चूज कर लिए थे, ये फाइंड कर लिए थे। फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या किए हैं, स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्ट्रेंथ ज्ञात कर लिया। ठीक है, स्टेप 5 में हमने क्या किया, नंबर ऑफ रिविट्स। नंबर ऑफ रिविट्स के लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिविट्स के लिए हमने ये चीज बताया था, नंबर ऑफ रिविट्स क्या बताया था, लोड अपॉन रिविट वैल्यू। क्या बताएगा, लोड अपॉन रिविट वैल्यू। लोड की यहाँ बात करें, यहाँ पे लोड कितना है, तो लोड हमारा है 98 किलो न्यूटन। रिविट वैल्यू का मतलब जो हमारी क्या आई है, रिविट वैल्यू का मतलब क्या है, हाँ देखिए अब यहाँ पे रिविट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो रिविट वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, रिविट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीएस और पीवी निकालना पड़ेगा। रिविट वैल्यू हमने फाइंड नहीं किया, तो अब देखिए रिविट वैल्यू कैसे निकलेगी। आप जानते हैं जब भी हम रिविट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो रिविट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो क्राइटेरिया को यूज करते हैं, दो क्राइटेरिया को यूज करते हैं। एक हमारा शियर स्ट्रेंथ होता है और एक हमारी क्या होती है, बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। तो पीएस और पीवी, अगर हम पीएस निकालते हैं तो पीएस का फार्मूला होता है हमारा π/4 d स्क्वायर सिग्मा एस, और अगर हम पीवी निकालते हैं तो क्या होता है, b इंटू डी इंटू टी, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। अगर ये वाला आप निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा π/4, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 19.5 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है आपकी 90। ये जो पहली वैल्यू वाली वैल्यू है कि 32, सॉरी ये आ रही है 26.87, ये कितना आ रहा 26.87 किलो न्यूटन। और दूसरा कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है 29.5 गुणे 8 गुणे 270। तो पीवी की कुछ वैल्यू आ रही है कितनी, 42 किलो न्यूटन। अब आपको पहले पता था रिविट वैल्यू में वो वाली वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम रहती है। तो यहाँ पे रिविट वैल्यू क्या हो जाएगी, आरवी बराबर क्या हो जाएगा 26.87 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26.87। ये अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.64 आ रही है। कितनी आ रही है, 3.64 आ रही है। तो इसको हम मान लेंगे कितना, 4 रिविट्स, 4 रिविट्स मान लेंगे, इतना साफ करेंगे। 4 रिविट तक आ गया है, ठीक है, 4 रिविट आ गया है। 4 रिविट आने के बाद हम क्या करेंगे, 4 रिविट हमारा जब यहाँ पे आ गया 4 रिविट, उसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, पिच का होगा। तो स्टेप 5 तक हो गया, स्टेप 6 हम यहाँ लिख देते हैं, स्टेप 6 यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 6 क्या होगा, पिच। पिच का फार्मूला क्या होता है, 2.5 इंटू 5, 2.5 गुणे 5 की वैल्यू कितनी है 18। तो पिच की वैल्यू हमारी कुछ कितनी आ रही है, 45 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे पिच कितना मान लेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे कि 50 मिलीमीटर है पिच। पिच हम क्या मान लेंगे 50, क्योंकि ये हमारी मिनिमम पिच की वैल्यू है कि मिनिमम हमको 45 मानना ही मानना है, ठीक है ना, उससे कम नहीं मान सकते। तो इतनी न्यूमेरिकल्स को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कि इसके डायग्राम में किस तरह आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, किस तरह से क्या चीजें करनी है, ठीक है ना। इतना जल्दी नोट करिए। बस आप लोग इसमें दो चीज ध्यान रखिएगा, पिच की वैल्यू कितनी आई है 50, उसी पिच के अनुसार हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना। और नंबर ऑफ रिविट कितना है 4, पिच 50 है और नंबर ऑफ रिविट 4 है। इन्हीं के अनुसार हमको डायग्राम बनाना है, जिस डायग्राम पे हमको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा,
ठीक है, नंबर दिखाना काफी ज्यादा, ये डायग्राम बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रिबिट 4 है और पिच कितना है, 50 है। तो पिच की वैल्यू कितनी है, रिबिट्स कितने हैं, 4। तो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको कनेक्ट करना है। किस तरह कनेक्ट करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चलिए एक हम गैसेट प्लेट बना लेते हैं। ये मेरी गैसेट प्लेट है। इस गैसेट प्लेट से क्या है, एक हमारा वो कनेक्ट है, रिबिट, रिबिट नहीं, एक हमारा एंगल सेक्शन है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा L2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, L1, क्योंकि ये अनइक्वल एंगल से एंगल सेक्शन है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा T। अब इसको क्या करना है, इसको ये शो करना है कि इसको हम किस तरह कनेक्ट किए हैं। तो समझ लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई गसेट प्लेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कोई गसेट प्लेट हो गया। इस गसेट प्लेट में ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्लेट हो गई जिसको जोड़ी गई है। अब इस प्लेट में हमको क्या दिखाना है, नंबर ऑफ रिबिट कितने दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं। तो थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिबिट्स कितने दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं, 4 होल्स दिखाने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमको क्या करना है, 4 होल्स दिखाने हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको इसको कम कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसको ये खत्म कर दीजिए, ठीक है। आगे क्या क्या है, इसमें कितना है, 50 मिलीमीटर है। ये आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 मिलीमीटर। फिर इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको बस और बस ये चीज दिखा देनी है कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीज सेट कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीज सेट कर दिया। ये आपका क्या था, गसेट प्लेट था, ये आपका गसेट प्लेट था, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल में बस इतना दिखा देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, वो इसी न्यूमेरिकल पे क्या है, इसी न्यूमेरिकल पे बेसिस है। न्यूमेरिकल में ये क्या बोला जा रहा है कि पिछले न्यूमेरिकल में अंकित तरंग उपांग में यदि कोणीय खंड में गसेट प्लेट को एक वेल्ड कर दिया जाए, मतलब
ये बोल रहा है कि अभी जो हमारा गसेट प्लेट था उसमें हमने रिविट लगाया था, और रिविट की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, वेल्डिंग कर दे रहे हैं। तो वेल्डिंग कर दे रहे हैं तो उस केस में सिग्मा टी की वैल्यू दे रखा है 150 और सिग्मा एस का वैल्यू दे रखा है 110। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। सिग्मा टी का वैल्यू कितना दे रखा है 150 मेगा पास्कल, और सिग्मा एस का वैल्यू दे रखा है 110 मेगा पास्कल। और क्या बोला है, जो पिछला वाला न्यूमेरिकल है उसी न्यूमेरिकल में हम क्या करें, प्लेट को हटा के, मतलब रिविट को हटा के क्या कर दें, वेल्ड कर दें। अगर रिविट को हटा के क्या कर दें, वेल्ड कर दें, तब उस केस में कैसे कैसे चीजें चेंजेस आएंगी उसको फिर देखते हैं। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह से होने वाला, कुछ भी कोई अंतर नहीं है। जहां कुछ भी चेंजेस होगा वो हम बताएंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करेंगे, लोड अपॉन स्ट्रेस। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप 1 हमारा क्या, ए नेट फाइंड करने के लिए लोड अपॉन क्या होगा, स्ट्रेस। लोड की वैल्यू क्या दे दी थी 98, 98 इंटू 10 टू पावर 3, 98 इंटू 10 टू पावर 3। स्ट्रेस हमारा कितना 150। यहां से ए नेट की वैल्यू कुछ हमारी आ जाएगी, ए नेट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 653.33, 653.33 मिलीमीटर स्क्वायर। जैसी ए नेट आ जाएगी हमको क्या लेना होगा स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हमको क्या लेना होगा, ए ग्रास। जब ग्रॉस एरिया इसमें लेते हैं तो कितना लेते हैं, ग्रॉस एरिया के लिए हम कंडीशन इसका क्या बताए थे 20 से 30%। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आई इसमें 1.2 का मल्टीप्लाई कर दें, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 653.33। इसमें 1.2 का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 784 मिलीमीटर स्क्वायर। स्टेप 3 हमारा क्या होगा, स्टेप 3 हमारा क्या होगा, चूज अनइक्वल एंगल सेक्शन, चूज अनइक्वल एंगल सेक्शन। अब हमको क्या करना होगा, अनइक्वल एंगल सेक्शन चूज करना होगा, और 784 के अकॉर्डिंग, 784 के अकॉर्डिंग अनइक्वल एंगल चूज करना होगा। फिर आप अपने किताब के पीछे जाएंगे, उसी स्टील टेबल पे जाएंगे, जिस स्टील टेबल से हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यही रहा हमारा रोल्ड स्टील अनइक्वल सेक्शन। आप इसमें अगर चले जाए देखो 784 किसके करीब है, 784 तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको 784 के नजदीक एक ही वैल्यू मिलेगी, 80 गुणे 50 गुणे 6 पे 746। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं ISC 80 गुणे 50 गुणे 6 के आगे देखेंगे 746। तो हमको कौन सी वैल्यू मिल रही है, ISC 80 गुणे 50, 80 गुणे 50 गुणे 6। ठीक है, ये सारी स्टील टेबल आपके बुक के पीछे, आप इसको एग्जाम में ले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा कि स्टील टेबल कहां से डाउनलोड करना है, किस तरह करना है। या तो आप सिंपली अपने बुक के पीछे का फोटो कॉपी करवाइए, उसको ले जाइए, या तो स्टील टेबल आप सर्च करेंगे गूगल पे तो डायरेक्ट आपको 12 से 15 पेज का स्टील टेबल मिल जाएगा, तो आप उसको ले जा सकते हैं, वो अलाउड होता है। ठीक है ना, एग्जाम में ये होता है। अब इसके साथ एक चीज हम और करते हैं, CXX की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। CXX बराबर कितना दिया गया 26.4। अभी हम बताते हैं इसका काम कहाँ पे आएगा। CXX बराबर 26.4 मिलीमीटर। जब आप वेल्डिंग लगाते थे तो CXX की जो वैल्यू होती थी इसमें आप क्या करते थे, F1 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे। अभी आपको याद आ जाएगा कि कैसे कैसे करते थे। तो सेम बिल्कुल उसी तरह उसी स्टेप की तरह होगा। हालांकि ये है, ये टेंशन मेंबर का चैप्टर है, वो वेल्डिंग का चैप्टर है, लेकिन वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह लगेगा जैसे हम इसमें फाइंड करते थे। ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब हमने जो ग्रॉस एरिया चूज किया है, इसका ग्रॉस एरिया कितना है, एजी की बात करें तो इस एजी की वैल्यू कितनी है 746, थोड़ी सी कम है, चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 746 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या हो गया, स्टेप 3 तक निकल गया। स्टेप 4 हमारा क्या होगा, स्टेप 4 हमारा होगा ए नेट को फाइंड करना। स्टेप 4 क्या होगा, ए नेट फाइंड करना। स्टेप 4 हमारा क्या होगा, ए नेट फाइंड करना। ए नेट फाइंड करने से पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, A1 A2 ये सारी चीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमने आपको ये सारी चीज काफी पहले बता दी। A1 क्या होगा, L1 माइनस T/2 यानी 6/2 माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। हाँ, अब डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो इसमें डी का वैल्यू कहीं यूज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, क्योंकि ये वेल्डिंग है ना, तो वेल्डिंग में डायमीटर का कोई सेंस नहीं है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले की L1 माइनस T/2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो ये आपका 80 यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा माइनस ये 6 दिया है आपका थिकनेस 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। सेम A1 A2 अगर हम निकालते हैं तो A2 के लिए क्या हो जाएगा,
L2 माइनस टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी। इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 50 माइनस 6 बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, वैल्यू को देखते कितना कितना आता है। A1 की वैल्यू को देखते तो A1 आया है 462 मिलीमीटर टू द स्क्वायर। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपकी आई 282 आई है 282 मिलीमीटर स्क्वायर। एनेट फाइंड कर लेते हैं। एनेट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। A1 का वैल्यू दिया 462, A2 का वैल्यू दिया 282 पॉइंट के। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, के फाइंड करना पड़ेगा। तो के लिए हमारा सेम वही सिंपल सा फार्मूला है, के को फाइंड कर लेते हैं। के बराबर क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2। जैसे इसको सॉल्व करेंगे के की वैल्यू हमको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी 0.83। यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की जगह 0.83 रखेंगे और ए नेट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए नेट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारी आई है 696। कितनी वैल्यू आई है, 696 मिलीमीटर स्क्वायर आई है। और ए नेट की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 653.33। तो ये आप लिखेंगे हेंस सेफ, यहाँ आप लिखेंगे हेंस सेफ है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी 653, हमने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी आई है 696। तो हमारी एरिया की वैल्यू ज्यादा आई है जो गिवन एरिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको डिजाइन ऑफ जॉइंट करना है कि जॉइंट का डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ये डिजाइन ऑफ वेल्ड क्या करना है, डिजाइन ऑफ वेल्ड। तो डिजाइन ऑफ वेल्ड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले साइज ऑफ वेल्ड चाहिए। साइज ऑफ वेल्ड मतलब एस की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, साइज ऑफ वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड यानी एस की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें दिया नहीं गया। तो हमको फार्मूला पता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई टी होता है। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई टी होता है। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है। तो क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यू आ रही है वेल्ट की 4.5 मिलीमीटर। कितनी आ गई 4.5 मिलीमीटर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। जैसे हम क्या करते थे वेल्ड में करते थे, स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी स्ट्रेंथ आएगी। जिसका फार्मूला आपको पता है KS, K इंटू S इंटू FS या सिग्मा S। के की वैल्यू कितनी आ गई है, के की वैल्यू की बात करते हैं तो के की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, हमेशा 0.7 होती है। अब देखिए इन दो के में कंफ्यूज मत होइएगा, ये के है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये क्या है कोएफिशिएंट है के। ठीक है ना, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई है 4.5। ठीक है, और सिग्मा s की वैल्यू कितनी है 110। सिग्मा x और fs दोनों एक ही चीज है तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई टोटल 346.5। स्ट्रेंथ की आई है तो ये मेगा पास्कल में आएगी ना, स्ट्रेंथ की वैल्यू है ना। ठीक है, मेगा पास्कल में आएगी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसके बाद क्या निकालना है, टोटल वेल्ड लेंथ या फिर इफेक्टिव वेल्ड लेंथ। जब हमारा ये चीज आ जाएगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वेल्ड लेंथ या इफेक्टिव वेल्ड लेंथ। ठीक है ना, क्या निकालना होगा, टोटल वेल्ड लेंथ। टोटल वेल्ड लेंथ का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा, लोड अपॉन पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, लोड हमारी कितनी है 98 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ कितना है 346.5। जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 282.82 मिलीमीटर। ये हमारा क्या हो गया L1 प्लस L2 टोटल वेल्ड लेंथ हो जाएगा। और जैसे ही हमको टोटल वेल्ड लेंथ निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे L1 L2 हम फाइंड करेंगे, मतलब लैटरल वेल्ड लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्चुअल वेल्ड लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले न्यूमेरिकल में कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, तभी आप इस चीज को आगे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ ये वाला इधर का जो डाटा इरेज करना पड़ेगा, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इधर के डाटा को हम इरेज कर देंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा।
ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या किया गया था, सेम सब कुछ उसी तरह। ये आपका क्या था, ये आपकी गसेट प्लेट है, ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है, ये आपकी गसेट प्लेट है। इसी गसेट प्लेट में हमारा क्या लगा, ये प्लेट लगा है। लेकिन अब की बारी क्या किया गया, अब की बारी इसको वेल्ड किया गया है, अब की बारी इसको वेल्ड किया गया। पिछली बार क्या किया गया था, पिछली बार इसको हम सिर्फ जोड़े थे रिविट से, इस बार हमने क्या किया, इसको वेल्ड किया गया। ठीक है, ये आपका बीच में क्या हो जाएगा, ये सी एक्स एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस सी एक्स एक्स है, यही आपका क्या होता है, सी एक्स एक्स होता है। इसी की वैल्यू कितनी है, 26.4 मिलीमीटर। क्योंकि जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, क्या होती है, वो 20 से पास ना होकर यहाँ से पास होती है। ठीक है ना, ये वाली जो इधर वेल्डिंग हुई है, इधर जो वेल्डिंग हुई है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी L1 हो जाएगी, और इधर जो वेल्ड हुई है, ये आपकी L2 हो जाएगी। चूंकि अलग अलग वेल्ड लेंथ है, तो लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। L1 अलग होगी, L2 अलग होगी। ठीक है ना, L1 अलग होगी, L2 अलग होगी। टोटल जो फोर्स आ रहा है F, वो कितना है, टोटल फोर्स कितना आ रहा है F, 98 किलोन्यूटन। तो हमने मान लिया ऊपर वाले सरफेस पे जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, वो कितना है आपका F1, नीचे वाले पे जो फोर्स आ रहा है क्या है, वो है आपका F2। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, और मोमेंट लेके फिर हम वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्लियर, जैसे हमने क्या किया था, पिछली बार किया था। ठीक है, अब हमारे जो ये लेग है टोटल, ये लेग की वैल्यू कितनी है, टोटल हमारी कितनी है, टोटल तो हमारी 80 है। ठीक है, ये टोटल हमारी कितनी दे रखी है, ये हमारी 80 दे रखी है, ये हमारी 80 मिलीमीटर दे रखी है। क्लियर, 80 मिलीमीटर दे रखी है। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, टेकिंग मोमेंट। यहाँ पे हम क्या करना है, मोमेंट लेना, टेकिंग मोमेंट। अब जैसे ही आप यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो इसकी टोटल वेल्ड लेंथ की वैल्यू कितनी आई है भाई, 282.82 आई है, 282.82 आई है। जो टोटल वेल्ड लेंथ है, इसका जो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किस में होगा, 26.4 में, 26.4। या तो आप ये कह सकते हैं F1 जो फोर्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 26.4 में। ठीक है, इक्वल टू, अगर हम L1 का मल्टीप्लिकेशन देखें, किसका होगा, सॉरी F1 का, यहाँ पे क्या जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेल्ड लेंथ है L1, इसका इसी पे डिस्टेंस अगर हम लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, 0। L2 का अगर हम डिस्टेंस लेना चाहे तो L2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं L2 से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, समझ में आपको। अगर L1 का जैसे इसी पॉइंट के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ले रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। L2 से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो आपका L2 इससे डिस्टेंस 80 हो जाएगा, और जो टोटल आपका वेल्ड लेंथ आ रहा है, उससे डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 26.4। यहाँ से जैसे आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ से L2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। L2 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, वो L2 की वैल्यू आई है 189.49 आई है। हम इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कितना, सॉरी L2 की वैल्यू है 93.33 mm। अब देखिए, जब भी हम वेल्ड करते हैं, तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल वेल्ड तो करना नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल में इसको दिखाना है। तो उसके लिए मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लेता हूँ कितना, 95। मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको मान लेता हूँ क्या, 95 मिलीमीटर। जैसे ही आप 95 इसको मान के सॉल्व करेंगे, जो L1 की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 190 आ जाएगी। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, L1 और L2 की वैल्यू पता चल गया। जैसे इसकी वैल्यू आपको पता हो जाएगी, आप क्या करेंगे, एक्चुअल वेल्ड लेंथ निकाल लेंगे। एक्चुअल वेल्ड लेंथ, एक्चुअल वेल्ड लेंथ का मतलब कितने में हमको वेल्डिंग की आवश्यकता है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल वेल्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, L1 + 2s। ये इसका फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है, L1 + 2s। 2s क्या होता है, वेल्ड लेंथ होता है। L1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 190, प्लस 2 × s की वैल्यू कितनी है, 4.5। तो ये 9 हो गया, यानी 199। कितना आ रहा है, 199 आ रहा। तो 199 ना मान के हम इसको 200 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई, तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सेम इसी तरह हम क्या कर लेंगे, एक्चुअल वेल्ड लेंथ L1 के लिए और एक्चुअल वेल्ड लेंथ L2 के लिए फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, L2 + इस वाले
पोर्शन को नीचे लिख देते हैं। दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 प्लस 2 गुणे 4.5। 95 में 9 जैसे आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105। तो आप देख रहे हैं जो पहली वेल्ड लेंथ है वो कितनी आई है 200 और दूसरी कितनी आई है 105। 200 और 105 आई है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दिखा देंगे इसकी वेल्ड लेंथ कितनी है 200 और दूसरे की कितनी है 105 उसकी वेल्ड लेंथ आई है। बस ठीक है, न्यूमेरिकल में इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, जिस तरह आपने बिल्कुल उसमें पढ़ा था सेम वही चीज इसका इंप्लीमेंटेशन कर देना। अगर आप नहीं निकालना चाहे एक्चुअल वेल्ड लेंथ तो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ देता है एक्चुअल वेल्ड लेंथ बताइए। तो एक्चुअल वेल्ड लेंथ के लिए हम क्या करते हैं L1 + 2s और L2 + 2s। ठीक है ना, क्योंकि जब इसमें आप 2s को जोड़ेंगे तभी जाके आपको टोटल वेल्ड लेंथ निकल पाएगी। ठीक है ना, ये आपकी एक्चुअल वेल्ड लेंथ हो गई, ये आपका L1 के लिए, ये आपका L2 के लिए। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, और इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए टेंशन मेंबर में एक और छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है कि टेंशन मेंबर का डिजाइन किस तरह किया जाए एलएसएम मेथड से। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको डब्ल्यूएसएम मेथड से बताया, वो भी हमने वेल्डिंग के लिए बताया। लेकिन वेल्डिंग को छोड़ के जो बाकी पोर्शन के न्यूमेरिकल है, जैसे आपका इक्वल एंगल सेक्शन हो गया, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो गया, चैन हो गया, रिवेटिंग हो गया, तो वो जो है वो आपका डब्ल्यूएसएम से नहीं है, वो आपको एलएसएम से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो वेल्डिंग का डिजाइन है वो हम आपको डब्ल्यूएसएम से पढ़ा सकते हैं, जो कि डब्ल्यूएसएम से पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इसके बाद की जो चीजें होंगी उसको हम एलएसएम मेथड से ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।